मेरा बच्चा कहाँ गया? हाय, मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी तो यही था। कोई ढूंढो उसे, मैं मेरे बच्चे के बगैर मर जाऊंगी। न जाने किसकी नजर लग गई है सीतापुर गांव को। आए दिन नवजात शिशु गायब हो जाते हैं, न जाने कौन ले जाता है उन्हें। सरपंच जी, आप कुछ करिए ना। मेरा बच्चा तो अभी तो उसका नामकरण भी नहीं हुआ था। कालू, तुम चिंता मत करो। आज मैं इस मामले को लेकर सभा बिठाने वाला हूं। हाय, मेरा बच्चा। सीतापुर गांव में आजकल नवजात शिशुओं की तस्करी होने लगी थी, जिसे लेकर अब पूरा गांव परेशान हो चुका था। इसी परेशानी से निपटने के लिए सरपंच जी ने एक सभा का आयोजन किया, जहां सारे गांव वाले अपनी अपनी राय रख सकते थे। मुझे तो लगता है कि ये किसी गैंग का काम है जो बच्चों की तस्करी करता है। लेकिन उन्हें कैसे पता चल जाता है कि गांव में किसी बच्चे का जन्म हुआ है? इसका मतलब तो ये हुआ कि तस्करी करने वाला गांव का ही कोई इंसान है, जिससे सारे गांव की खबर रहती है। लेकिन हमें इस तस्करी को रोकना होगा, नहीं तो गांव में बच्चे बचेंगे ही नहीं। अपने बच्चे को खोने के बाद मैं नहीं चाहता कि किसी और के बच्चे के साथ ऐसा हो। हाँ, इसीलिए गांव में अब हर आदमी पर नजर रखी जाएगी, और कौन क्या कर रहा है, कौन गांव के अंदर आ रहा है, कौन गांव से बाहर जाता है। हाँ, अगर हम सतर्क रहेंगे तो अपने बच्चों को बचा पाएंगे। भिक्षाम देही। हाँ हाँ, रुकिए बाबा, अभी आपको दाल और चावल देती हूँ। बाबा, आप तो तपस्वी लगते हैं। क्या आपने किसी को देखा है जो कोई नवजात शिशुओं की तस्करी करता हो? मैं तुम्हें साफ साफ तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वो तस्करी करने वाला इसी गांव में है, और उसके पास ढेर सारा पानी बहता है। ये लीजिए बाबा, भिक्षा। भगवान तुम्हारा भला करे। ये बाबा कितने अच्छे हैं, सिद्ध पुरुष लगते हैं। इन्होंने जो कहा है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सिद्ध पुरुष की बातों का मतलब तो अभी तक किसी को समझ नहीं आया था, लेकिन सारे गांव में डर का माहौल जो बन गया था, हर कोई अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठा था। नहीं नहीं, इसे कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहने दो। और सुनो, मैं भी खाना बनाने जा रही हूँ, तो मुन्ने के पास से एक पल के लिए भी मत हटना, समझे? हाँ हाँ, समझ आया। कालू के मुन्ने के साथ जो हुआ है, तब से तो मुझे भी रात को नींद नहीं आती। बार बार मुन्ने को देखता हूँ कि है कि यहाँ नहीं। न जाने कब उस तस्करी करने वाले को पकड़ पाएंगे हम। जब तक वो तस्करी करने वाला पकड़ा नहीं जाता, तब तक पूरे गांव में तंग माहौल ही रहने वाला है। जहाँ एक तरफ सारे गांव वाले डरे हुए थे, वहीं कालू और रुक्मणी अपने मुन्ने को याद करके आंसू बहा रहे थे। अभी तो मैंने जी भर के भी नहीं देखा था अपने मुन्ने को, इससे पहले ही भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। भगवान उस तस्करी करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा, जो एक नवजात बच्चे को अपने माता पिता से दूर ले जाकर बेच देता है। हाय, मेरा जिगर का टुकड़ा। तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू रुक्मणी को चुप करवाने के लिए पानी लेने जाता है। पानी का मटका खिड़की के पास पड़ा हुआ था। जब कालू पानी पी रहा था, तब वो देखता है कि सामने खेत से राजू लकड़ी वाला जा रहा था, और उसके हाथ में बड़ा सा बोरा था जो वो छुपा के ले जा रहा था। कालू को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जब तक वो बाहर आता, तब तक राजू जा चुका था। ये राजू इस वक्त खेत में क्या कर रहा है? और इसके हाथ में
इतना बड़ा थैला क्या कर रहा है? किसी काम से आया होगा। कालू को लगा कि शायद राजू को कोई काम होगा, इसलिए वो खेत में आया होगा। और इसी बात को सोचने के बाद उसे चैन से नींद आ गई। लेकिन सुबह होते ही उसे पता चला कि गांव से कल रात नीलमणि का शिशु गायब हो चुका है। आपने देखा था कोई आपके घर आया हो? अरे हमने गुड़िया को पालने में झूलने को डाला था, बस उसके लिए दूध गर्म करने गए और आकर देखा तो गुड़िया पालने से गायब थी। न जाने कौन ले गया हमारी गुड़िया को। हे राम, हम तो लुट गए। गुड़िया की अम्मा को तो होश ही नहीं आ रहा है, उसके बाद से क्या करें हम। ऐसा कोई व्यक्ति आया हो आपके यहाँ जिस पर आपको शक हो? नहीं नहीं, कल तो बस वो राजू लकड़ी वाला आया था दरवाजा ठीक करने, उसके सिवाय तो कोई नहीं आया। सरपंच जी, कल रात हमने राजू को एक बड़े बोरे के साथ खेतों में देखा था। इतनी रात को न जाने वो क्या कर रहा था। हमें लगता है कि शिशु की तस्करी के पीछे इस राजू लकड़ी वाले का ही हाथ है। अगर ऐसी बात है तो हमें पहले सबूत इकट्ठा करना होगा जिससे वो बच ना पाए। मैं करूंगा सबूत इकट्ठा। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा कालू। राजू लकड़ी वाले को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। भिक्षाम देही। ये लो, बाबा भी आ गए। अब मुझे याद आ रहा है कि बाबा ने कहा था कि उसके पास पानी बहता होगा। हाँ, राजू लकड़ी वाले का घर के पास तो नदी बहती है। अब तो उसे नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। तुम दोनों उसके घर जाओ और हम सब गांव वाले यहीं उसका इंतजार करेंगे। अगर वो भागा तो उसे पकड़ लेंगे। कालू, ये लो जड़ी बूटी, इससे उस राजू को सुबह होश हो जाएगा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी कृपा से हम उस तस्करी करने वाले को पकड़ लेंगे। भगवान तुम्हारा भला करे। कालू और नीलमणि राजू लकड़ी वाले के घर के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो लकड़ियां काट रहा था। इसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैं सोच रहा हूं कि तुम पहले आगे जाओ। तुम मजदूर आदमी हो, कुल्हाड़ी तुम्हारे लिए आम सी बात है ना। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों जाऊंगा? तुम जाओ, तुम भी तो खेत में मजदूरी करते हो। नहीं नहीं, तुम जाओ। तुम ही कह रहे थे ना कि मैं पकड़ूंगा, इससे मैंने तुम्हें मौका दिया। जाओ। अरे मैं यूं किसी का मौका नहीं छीनता हूं। तुम मेरे भाई जैसे हो। अरे तुम जाओ। कालू और नीलमणि दोनों आपस में बात कर रहे थे। दोनों राजू लकड़ी वाले के पास जाने से डर रहे थे, लेकिन इतने में ही इन्होंने देखा कि राजू वही बोरा लेकर कहीं जा रहा होता है। अरे ये देखो, फिर से शिकार पर निकल रहा है ये। हम इसका पीछा करते हैं और हम रंगे हाथों पकड़ते हैं इसे। हाँ हाँ चलो। कालू और नीलमणि राजू लकड़ी वाले का पीछा करते हैं और एक खेत में जा पहुंचते हैं, जहाँ राजू खेत के नीचे जा बैठता है। देखो, ये नीचे बैठ गया, जिससे कोई उसे देख ना ले। सामने बंकू का घर है, वहीं से ये बच्चा चुराने का सोच रहा होगा। चलो उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। कालू और नीलमणि राजू के पास जाते हैं, जिससे वो उसे जल्दी पकड़ सके। पर जैसे ही वो फसल को हटाने लगते हैं, वैसे ही राजू डर जाता है। अरे भाई, तुम्हें भी 2 नंबर लगा है तो दूर जाकर बैठो। अरे छी छी, ये तो यहाँ। अरे अरे अरे, कितनी बदबू आ रही है। अरे फिर आई ही क्यों हो ये नजारा देखने? रुको जरा, मुझे काम कर लेने दो, फिर तुमसे बात करता हूं। कालू और नीलमणि राजू को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो राजू कुछ और ही काम में लगा हुआ था। अरे इतनी देर लगती है क्या? जल्दी करो, कितनी देर और बैठोगे? आई और आई। बदबू के मारे मेरा नाक जल रहा है। हाँ हाँ हो गया। अरे बस हो गया, पेट खाली। अरे अब ये क्या कर रहे हो?
अरे भाई, जो किया है उस पर मिट्टी डाल रहा हूँ। इस बोरे में मिट्टी ही तो है। वो क्या है ना, मेरा पेट कई दिनों से खराब चल रहा है, इसलिए रात को दिन को किसी भी वक्त जाना पड़ता है। इसीलिए बोरा साथ में रखता हूँ, जिससे गंदगी पर मिट्टी डाल सकूं। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। हाँ, मगर राजू नहीं है तो कौन हो सकता है तस्करी करने वाला? अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये तो जड़ी बूटी है जो तपस्वी बाबा ने दी है। अरे ये तुम लेकर क्यों घूम रहे हो? ये जड़ी बूटी तो बच्चों को सुलाने के काम आती है जब बच्चे बहुत रोते हैं। क्या? राजू वो तस्करी करने वाला नहीं था। ये बात कालू ने सारे गांव वालों को बता दी। लेकिन सवाल अब यही था कि आखिर कौन बच्चा ले जा रहा था। इस बात को कई दिन गुजर जाने के बाद गांव में आज खुशी का माहौल था, क्योंकि आज माता रानी का जागरण था। लेकिन कोई था जो इस दिन कुछ बड़ा करने वाला था। आज की रात का मुझे कब से इंतजार था। आज मैं अपनी 9वीं बलि देकर अमर हो जाऊंगा। जिस तपस्वी बाबा पर लोगों को इतना विश्वास था, असल में वो एक अघोरी था। आज पूनम की रात को वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर अपने असली रूप में आया हुआ था और अपनी 9वीं बलि माँ काली को अर्पण कर वो काली शक्तियाँ का मालिक बनने वाला था। मैंने सारा शक राजू पर डाल दिया है, जिससे कोई भी मुझ पर शक ना कर सके। आज इस बच्चे की बलि के बाद मुझे सारी काली शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। वो तो तब होगा ना जब हम तुम्हें ये बलि देने देंगे, खूंखार बाबा। तुम सब यहां कैसे? जब राजू ने हमें कहा कि ये बच्चों को सुलाने की जड़ी बूटी है, तब हमने तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया था और हमें पता लगा कि तुम कोई तपस्वी नहीं, बल्कि एक अघोरी खूंखार बाबा हो जो नवजात बच्चों की बलि देता है। हमारी सेवा का ये फल दिया तुमने हमें। तुम सबको चाहे जो पता चला हो, लेकिन ये नहीं पता होगा कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मेरी मृत्यु किसी भी आम दिन नहीं हो सकती है। आज कोई साधारण दिन नहीं है अघोरी, शायद तुम भूल गए हो। पंडित जी, आप आ गए। जैसे ही मुझे कालू का खत मिला, वैसे ही मैं तुरंत चला आया। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालू, अब जब चांद की रोशनी इस अघोरी पर पड़ रही हो, तब काली मां के शस्त्र से इसे मार देना, तभी इसका अंत हो सकता है। अघोरी खूंखार बाबा अपने घमंड से इतना चूर था कि कालू ने मौका देखते ही उसे चांद की रोशनी पड़ते ही काली माँ के शस्त्र से उसे मार दिया और उस अघोरी का अंत हो गया। मेरा मुन्ना, शुक्र है अभी तक इस अघोरी ने मेरे मुन्ने की बलि नहीं दी थी। अब ये गांव सुरक्षित है। कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि माँ काली कभी भी एक माँ की गोद सूनी करने से खुश नहीं हो सकती। कृपया बलि जैसे अपराध को और बढ़ावा ना दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।